हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम समान हिंदी के एक इम्पोर्टेंट सेशन चला रहे हैं, जो आज के सेशन में शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ कंप्लीट करेंगे, जो किसी भी एग्जाम से यहाँ 2 से 3 हिंदी के पेपर में देखने को प्रश्न मिल जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि वर्णमाला के पूरे अच्छे से वीडियो हमारा चैनल पर पड़ चुका है। चलिए, तो बिना समय गंवाए आज के हम एक इम्पोर्टेंट सेशन शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ को कंप्लीट करते हैं। तो आप जैसे आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, चलिए प्रश्न उत्तर से, उदाहरण प्रश्न अभ्यास से शुरू करते हैं। इसके बाद हम अच्छे से डिस्क्रिप्शन सहित अपने को सभी प्रश्नों को हल करते चलेंगे। तो शब्द होते हैं ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय शब्द कहलाते हैं। जैसे रा म, तो रा और म 2 वर्ण हुए और दोनों को मिल करके एक सार्थक शब्द राम बना। तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय शब्द कहलाते हैं। समांतर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो समांतर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। समांतर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों के अर्थ होते हैं उन्हें सार्थक तथा जिन शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मूल शब्द कौन सा है? मूल शब्द, तो मूल शब्द कान है। कान एक मूल शब्द है जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो। यदि शब्द है उसको खंड कर दीजिए। जैसे क और न को अलग कर दीजिए तो दोनों वर्णों का अलग अलग वर्ण बन जाएंगे। ये कोई शब्द तो हुआ नहीं। तो जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। रूढ़ यह मूल शब्द भी कहलाते हैं। इनके अलग अलग खंड करने पर भी ये सार्थक खंड नहीं होते हैं इनके। जैसा कि हमने बताया, यौगिक शब्द होते हैं। तो यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक 2 शब्दों के मेल से यौगिक बनता है। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक कहलाते हैं। 2 शब्दों के मेल से बना हुआ ऐसा शब्द जिसे खंड कीजिए तो वह सार्थक शब्द हो, वह यौगिक शब्द कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। शब्दांश और शब्दों के मेल से जो रचना होती है क्या कहलाती है? तो शब्दांश और शब्दों के मेल से जो रचना होती है वह प्रत्यय कहलाती है। यौगिक शब्दों की रचना 2 प्रकार की होती है, शब्दांश के शब्दों के मेल से और शब्दों के मेल से। शब्द अंश शब्दांश के शब्दों के मेल और शब्दों के मेल से, तो वह प्रत्यय कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। लंबोदर शब्द किसका रूप है? तो लंबोदर शब्द योगरूढ़ शब्द है। लंबोदर शब्द योगरूढ़, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। वे शब्द जो यौगिक होते वे भी सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, लंब प्लस उदर, अपने समान अर्थ को प्रकट न करके यह विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है जिसका अर्थ है गणेश। यह योगरूढ़ शब्द होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द की पहचान करें। यौगिक शब्द, तो कक्षाध्यापक। कक्षाध्यापक यौगिक शब्द है। कक्षा प्लस अध्यापक, इनको अलग करें तो खंड, इनके अलग खंड का सार्थक अर्थ निकल रहा है। कक्षा भी
प्लस अध्यापक भी, दोनों खंड शब्दों के अर्थ हैं और इनसे मिल करके जो शब्द बना है कक्षाध्यापक यौगिक है। चलिए आगे चलते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार के कितने प्रकार हैं? तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार के 4 प्रकार होते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार के 4 प्रकार होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। चलिए आगे चलते हैं। रचना के आधार पर शब्द का रूप पहचानिए। तो रचना के आधार पर शब्द के रूप यौगिक होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 रूप होते हैं, कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो उसमें में यौगिक एक पार्ट है रचना के आधार पर। चलिए आगे चलते हैं। अभिधा क्या है? अभिधा, तो अभिधा क्या है? तो अभिधा शक्ति के, शब्द शक्ति का एक प्रकार होता है। ऑप्शन संख्या ये, अभिधा, ये शब्द शक्ति का प्रकार होता है। अभिधा शब्द शक्ति का एक प्रकार है। शब्द की जिस शक्ति से उसके समान प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा कहते हैं। अभिधा से प्रकट होने वाले अर्थ को वाच्यार्थ या मुख्यार्थ भी कहते हैं। जैसे आग जल रही है, माने आग जल रही है, आग जल रही है। वाक्य में आग जो है वाच्यार्थ या मुख्यार्थ शब्द है, क्योंकि इस आग ही जलने का काम कर रही है। चलिए, व्याकरणिक विवेचना के आधार पर हिंदी शब्द के 2 भाग होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? विकारी तथा अविकारी। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। व्याकरणिक विवेचना के आधार पर हिंदी शब्द के 2 भाग, विकारी तथा अविकारी 2 भाग होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जिन शब्दों के रूप वाक्य में लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, लिंग, वचन और कारक के अनुसार शब्दों के रूप बदल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के रूप वाक्य में लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति के 3 प्रकार, अभिधा, लक्षण तथा व्यंजना। अभिधा, लक्षण तथा व्यंजना। निम्नलिखित में द्विरूक्त शब्द कौन सा है? तो द्विरूक्त शब्द जो है जगह जगह होता है। जब एक ही शब्द की आवृत्ति होती है तो वह द्विरूक्त या पुनरुक्त कहलाता है। जैसे घर घर, जंगल जंगल, जगह जगह, इस प्रकार के द्विरूक्त शब्द बनते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य, आज शाम को रमेश आएगा और सुरेश भी जाएगा। ऑप्शन संख्या डी संयुक्त वाक्य है। यह किस प्रकार से होता है? तो अभी आप देख लीजिए। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों को मेल संयोजक अवयव द्वारा जोड़ा जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसे पहचानने का नियम क्या है कि यह जो जोड़ा जाएगा वह और, एवं, तथा इत्यादि शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है। तो आज शाम को रमेश आएगा और देखिए जोड़ा गया है, तो सुरेश भी आएगा, और से जोड़ा गया है। तो और, एवं, तथा से जुड़ा हुआ जो वाक्य है वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। तो अभी हमने बताया और से देखिए जुड़ा हुआ है, तो यह क्या है? एक संयुक्त वाक्य है। उपर्युक्त वाक्य संयुक्त वाक्य है क्योंकि और शब्द से वाक्य को जोड़ा गया है। तो इस संयुक्त वाक्य पहचानने का नियम है और, एवं, तथा से जुड़ा रहता है। वाक्य के 3 अंग होते हैं। तो वाक्य के 3 अंग कौन कौन हो? वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेया। जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं तथा उद्देश्यों के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो उद्देश्य और विधेया। तो विधेय, उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात कही जाए तथा उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य निषेधवाचक है? तो निषेधवाचक
इस बाजार में सामान भी नहीं मिल पाता। ऑप्शन संख्या डी, इस बाजार में सामान भी नहीं मिल पाता। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। जिस वाक्य में किसी विषय का अभाव या अस्वीकृति सूचित हो, अभाव या अस्वीकृति, तो वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। इनमें निषेधवाचक अव्यय क्रिया के पहले आता है। निषेधवाचक जो है अव्यय क्रिया के पहले आता है। विस्मयादिक बोधक वाक्य होते हैं। तो विस्मयादिक बोधक वाक्य जो होते हैं जिसमें आश्चर्य का बोध होता है, जिसमें आश्चर्य का बोध होता है, ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। जिस वाक्य में आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है वह विस्मयादिक बोधक वाक्य होता है। जैसे आहा कितना सुंदर शहर है, आहा कितना सुंदर लड़की है। तो इस ये क्या है, यह एक प्रकार का विस्मयादिक बोधक वाक्य है। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में किसी बात का होना प्रकट होता है, किसी बात का होना, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। जिस वाक्य में किसी बात का होना प्रकट होता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। वाक्य में पद क्रम के नियम के अनुसार होता है, पद क्रम के नियम के अनुसार होता है। तो कर्ता पहले होता है, कर्म फिर क्रिया होती है, ये पद कर्म होता है, कर्ता कर्म क्रिया। वाक्य में पहले कर्ता फिर कर्म अंत में क्रिया रखते हैं, जिससे अर्थ स्पष्ट रूप होने के साथ वाक्य अशुद्ध भी नहीं होता है, वाक्य अशुद्ध भी नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? लड़का पढ़ते हैं, नहीं। लड़की का संगीत सुनने लायक है, नहीं। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है एक शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। घोड़ा दौड़ता है। सरल वाक्य को पहचानिए। अब सरल वाक्य का कैसे पहचानेंगे? श्याम पुस्तक पढ़ रहा है एक सरल वाक्य है, ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा देखते हैं। श्याम पुस्तक पढ़ रहा है यह सरल वाक्य है क्योंकि इसमें विधेय एक ही है। जब विधेय एक ही हो तब वह सरल वाक्य होता है। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, विधेय क्या है? पुस्तक श्याम पढ़ रहा है एक ही। चलिए आगे चलते हैं। संरचना के दृष्टि से वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं? तो संरचना के दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। संरचना के दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य आप पढ़ चुके हैं, तथा और एवं से जोड़ करके बनाया जाता है। सरल वाक्य विधेय उसमें एक ही होता है। मिश्र वाक्य आगे हम पढ़ते हैं, चलिए आगे मिलेगा। आग की लपटें इतनी तेज थीं, आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उन्हें बुझा पाना कठिन था, में कौन सा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य को पहचानने का नियम देख लीजिए। उपर्युक्त वाक्य मिश्र वाक्य है। कैसे है? क्योंकि एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक आश्रित उपवाक्य का प्रयोग हुआ है। तो प्रधान उपवाक्य के साथ एक आश्रित उपवाक्य जुड़ा हो। जैसे देखिए, आग की लपटें इतने तेज थीं कि उन्हें बुझा पाना कठिन था। तो प्रधान उपवाक्य जो है आग की लपट है, क्योंकि आग लगी है तो उसको बुझाना है। तो इससे मिश्र वाक्य तैयार होता है की का से जोड़ करके, कि आग की लपटें इतनी तेज थीं। प्रधान वाक्य आग की लपटें थीं कि एक उसका जो है साथ में आश्रित क्या है कि भाई उसको बुझाया जाए, पानी से बुझाना जाए। तो आग बुझा पाना कठिन था, तो यह मिश्र वाक्य है। चलिए आगे चलते हैं। मोहन को हिंदी पढ़ना है,
इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। देखिए, मोहन को पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, तो शास्त्री जी एक जो है उसके सपोर्ट में है कि हिंदी पढ़ाएगा कौन, तो शास्त्री जी पढ़ाएंगे, इसीलिए वहाँ गया है। तो यह एक मिश्र वाक्य है। चलिए आगे चलते हैं। उपर्युक्त वाक्य मिश्र वाक्य है क्योंकि एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक आश्रित उपवाक्य का प्रयोग हुआ है। माने इसमें दो वाक्य होते हैं, एक प्रधान वाक्य, एक आश्रित वाक्य। शुद्ध वाक्य का चयन करें, शुद्ध वाक्य का चयन करें। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। शुद्ध वाक्य का चयन करें तो ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर, वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर, ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर नहीं। ये हमारे पास रहते हैं, जिनकी बात की जा रही है, ये हमारे पास रहते हैं, और जो नहीं है वे दूर। ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, यह एक शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य सही है? तो एक गीतों की पुस्तक ला दो। गीतों की एक पुस्तक ला दो, गीतों की एक पुस्तक ला दो। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। ये वाक्य सही है। गीतों की एक पुस्तक ला दो, यह वाक्य सही है। गीतों का आशय कई गीतों का संग्रह प्रकट करता है। अब सही वाक्य का चयन कीजिए। चाकू से फल काटकर बंदर को खिला दो। ऑप्शन संख्या सी जो है सही वाक्य है। जो क्रमिक भावों को अभिव्यक्त करता है, शेष में ऐसा नहीं है, अन्य विकल्पों में ऐसा नहीं है। मुझे केवल 10 रुपए मात्र मिले। वाक्य अशुद्ध है क्योंकि वाक्य में केवल नहीं होना चाहिए। केवल जो शब्द लग गया है, केवल लगने से यह अशुद्ध वाक्य हो गया है। ऑप्शन संख्या डी। ये देख लीजिए, कुछ डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है अशुद्ध वाक्य पहचानने का। वाक्य अशुद्ध है क्योंकि इसमें केवल और मात्र दोनों का प्रयोग हुआ है, जबकि दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध वाक्य होगा मुझे 10 रुपए मात्र मिले। या तो केवल लगे या तो मात्र लगे। तो यहाँ जो है केवल और मात्र दोनों लग गया है। अशुद्ध वाक्य में केवल नहीं होना चाहिए। मुझे केवल 10 रुपए मात्र, दोनों केवल मात्र में दोनों का प्रयोग कर दिया गया है, इसीलिए यह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आविष्कार की जननी आवश्यकता है। आविष्कार आवश्यकता की जननी है, जननी ही आविष्कार है। तो ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। शुद्ध वाक्य है क्योंकि क्रमिक भावों को व्यक्त करता है। शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। शब्द और अर्थ में क्या संबंध होता है? तो शब्द और अर्थ में अटूट संबंध होते हैं। अटूट संबंध होते हैं। शब्द और अर्थ का अटूट संबंध होता है। अर्थ के अभाव में भाषा का कोई महत्व नहीं है, पर दोनों की अपनी अपनी महत्वता है। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। धरा का अर्थ है। धरा का अर्थ क्या है? तो धरा का अर्थ पृथ्वी होता है। यह धरा का पर्यायवाची पृथ्वी होती है। दासरथी का अर्थ क्या है? तो दासरथी का अर्थ दशरथ का पुत्र। दासरथी का तात्पर्य दशरथ का पुत्र से है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक भिन्न अर्थ प्रकट करता है? तो भिन्न अर्थ प्रकट अंबक करता है क्योंकि गगन, नभ, अंबर ये पर्यायवाची शब्द हैं। अंबक का अर्थ आँख होता है। अंबक का अर्थ आँख होता है। शेष जो है ये पर्यायवाची समानार्थी कहिए शब्द हैं। गगन, नभ, अंबर।
वेद का अर्थ है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद को श्रुति भी कहते हैं, वेद को श्रुति भी कहते हैं। कटक का सही अर्थ है, तो कटक का सही अर्थ होता है सोना। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। कटक का सही अर्थ, कटक का सही अर्थ सेना होता है। शक का अर्थ है, शक का अर्थ इंद्र होता है, शक माने इंद्र भी होता है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। कौन सा एक अन्य से भिन्न अर्थ प्रकट करता है, तो बंदर, मरकट, कपीस ये पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं, जबकि इंद्र अलग शब्द है। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। कतिपय का अर्थ है, कतिपय का क्या अर्थ है, तो कतिपय का अर्थ होता है कुछ, कतिपय का अर्थ होता है कुछ। अलभ्य, अलभ्य का अर्थ है, अलभ्य का अर्थ क्या है, जिसे कभी प्राप्त ही न किया जा सके। ऑप्शन संख्या ये, जिसे कभी प्राप्त नहीं न किया जा सके वह अलभ्य कहलाता है। अलभ्य का अर्थ होता है जिसे कभी प्राप्त ही न किया जा सके। इस तरह दोस्तों आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन समाप्त होता है, और जितना आपको हम पढ़ा दे रहे हैं उसी में से आपका क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल जाएंगे। कल हम दूसरा पार्ट इसी का लेके आएंगे और शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ को कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब जैसे ही हमारा सुबह में आपकी हिंदी का वीडियो मिले तुरंत आपको नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाए। और दोस्तों थोड़ा सा हेल्प करिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच, और बेल आइकन, और जो है आप लाइक और कमेंट भी करते रहें दोस्तों, ताकि हमारा उत्साह बना रहे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।